नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार और आज हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन यानी सांख्य फिलोसफी के बारे में। और सांख्य फिलोसफी का प्रतिपादन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सांख्य फिलोसफी का प्रतिपादन किया है महर्षि कपिल ने, जिनके नाम पर कपिलवस्तु का नाम पड़ा है। तो सांख्य जो फिलोसफी है वो वेद मूलक जो भारतीय 6 दर्शन है, सांख्य, योगज्ञान, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, उनमें सबसे प्राचीन दार्शनिक संप्रदाय माना जाता है। तो अगर बात की जाए कि सांख्य शब्द का क्या अर्थ है, जो कि सांख्य सूत्र में भी ये आया है कि जो है सांख्य शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं। जो विद्वान हैं उनमें सांख्य शब्द को लेकर 2 मत हैं। तो पहले सांख्य जो पहला मत है उसमें ये माना गया है कि सांख्य जो शब्द है उसका मतलब संख्या से है, यानी क्योंकि सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या बताई गई है। जो कुल तत्व हैं सांख्य दर्शन में वो 25 हैं, जिनमें प्रकृति और पुरुष मूल तत्व हैं और बाकी अन्य प्रकृति की विकृतियां हैं जो कि 23 होती हैं। तो प्रकृति और पुरुष जो है वो मूल तत्व हैं। वहीं जो दूसरा अर्थ सांख्य का लिया जाता है वो है विवेक ज्ञान। दूसरे अर्थों में सांख्य का मतलब होता है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का भी मतलब यही है कि जो प्रकृति है और पुरुष है उसके बीच में जो भेद है, इस भेद को समझ लेना, इसका ज्ञान हो जाना व्यक्ति को, ये विवेक ज्ञान कहलाता है। तो जैसा कि हम वेदांत में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इस पूरी सृष्टि को, जो कि क्या है, एक कार्य है यानी एक इफेक्ट है, तो इस पूरी सृष्टि को समझने के लिए जो दार्शनिक संत परंपरा के लोग रहे हैं, जो विचारक रहे हैं, जो दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कार्य कारण पद्धति का उपयोग किया है। तो जैसा कि हर एक कार्य का कोई ना कोई कोज यानी कारण अवश्य होता है। जैसे हमने घड़े की बात की थी, तो जो घड़ा है वो एक प्रभाव है, वो एक इफेक्ट है, वो एक कार्य है। तो जरूर उस घड़े का कोई ना कोई रचनाकार रहा होगा, यानी उस घड़े का कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो जो कुम्हार है वो उसका इंस्ट्रूमेंटल कोज है, और जो जिस पदार्थ से वो बना है, जैसे कि मिट्टी से वो बना है, तो उसका मेटेरियलिस्टिक कोज मिट्टी है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इफेक्ट है, यानी जैसे वो घड़ा है, तो अगर हमारे सामने कुछ पदार्थ लाकर दिखाया जाए तो हम पहचान लें सोना चांदी मिट्टी में से क्या चीज है जो उस घड़े का मेटेरियलिस्टिक कोज है, उस घड़े का कारण है। तो बड़ी आसानी से ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो ठीक वैसा ही इस सृष्टि को समझने में विचारकों ने किया है। ये सृष्टि भी एक इफेक्ट ही है, और इस सृष्टि को जब समझा गया तो ये देखा गया कि इस सृष्टि में जो भी गुण होंगे वही गुण इस सृष्टि के कारण में भी होंगे। तो जब इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को देखा गया, उसको विचारा गया, उसका निरीक्षण किया गया, अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया, तो सांख्य दार्शनिकों ने ये पाया कि इस प्रकृति में 3 मुख्य गुण होते हैं, और वो 3 मुख्य गुण होते हैं सत यानी जिसे सतस बोलते हैं, रज यानी रजस, और तम यानी तमस। तो ये जो सत, रज और तम की त्रिगुणात्मक टेंडेंसी है, ये इस सृष्टि के 3 गुण हैं, सृष्टि का एक रूप है। सतस का मतलब है इस पूरी सृष्टि के अंदर जितना भी लाइट से संबंधित यानी प्रकाशमान गुणों का जो समुच्चय है, जो प्रकाश है, वो सत है। वहीं उसके उलट यानी विपरीत जितना भी डार्कनेस है, जितना भी अंधकार से संबंधित गुण हैं, वो सब तमस है। और इन दोनों गुणों के बीच में बाकी जो भी मूवमेंट है, जो गतिशीलता है, वो जो डायनामिसिटी है, वो रजस है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी कार्य में यानी इफेक्ट में सत, रज और तम गुणों का समुच्चय है, तो उससे उसके जो कारण होगा, उस
उसका जो कारण होगा उसके अंदर भी ये 3 गुण निहित होंगे, और उसका कारण जो मेटेरियलिस्टिक कॉज है वो प्रकृति है। तो यहाँ बात की जाती है 2 मूल तत्वों की, जिनमें से एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। तो अगर इन दोनों तत्वों को अलग अलग समझा जाए तो पुरुष वही है जो वेदांत में आत्मा है, यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो प्योर चेतन रूप है वो पुरुष है, और जो अचेतन है यानी जिसे हम कह सकते हैं जो जड़ तत्व है वो प्रकृति है। वहीं जो पुरुष है वो चेंजलेस है, पुरुष में परिवर्तन नहीं है, पुरुष जो है वो चेंजलेस है, जबकि प्रकृति जो है वो क्षण क्षण भर बदल रही है। तो वहीं प्रकृति जो है क्योंकि वो जड़ है तो वो एक नॉन इंटेलिजेंस स्वरूप भी है, और पुरुष जो है वो अनेक है, मैनी है, अनेक है, और जो प्रकृति है वो एक ही है, वो एक पदार्थ है। तो ये 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। तो ये बात तो हम अच्छी तरह समझ गए कि जब इस पूरे ब्रह्मांड में ये त्रिगुण रूप पाए जाते हैं तो प्रकृति में भी प्रकृति भी त्रिगुणात्मक ही होती है, जबकि जो पुरुष है वो एक निर्गुण चेतना है। अकॉर्डिंग टू सांख्य पुरुष वैसी ही निर्गुण चेतना है जैसे कि वेदांत ने आत्मा को माना है। अब इस सृष्टि का उद्भव कैसे होता है? तो ये होता है कि जब ये जो पुरुष यानी कि जो निर्गुण तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो जब प्रकृति के करीब आती है, जब प्रकृति से वो पास आती है, दोनों में एक दूसरे को अट्रैक्शन करने की कुछ प्रवृत्ति है, या प्रकृति में कह लीजिए कि प्रकृति में पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण होता है। तो जब प्रकृति पुरुष को अपने आप को दिखाती है तो पुरुष के संपर्क में आते ही पुरुष को भी वो 3 गुण यानी जो सत, रज और तम है उनका एहसास यानी उनकी फीलिंग होना शुरू हो जाता है, और यहीं से इस पूरे जगत का, इस पूरे संसार का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब ये संसर्ग होता है, जब ये मिलन होता है प्रकृति और पुरुष का, तो प्रकृति के अंदर कई तत्व विकसित होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रकृति की विकृतियां। तो इन विकृतियों में सबसे पहले महत यानी बुद्धि जो है उसका विकास होता है, यानी पुरुष को ये महसूस होने लगता है कि उसके पास बुद्धि जैसी यानी निर्णय लेने की योग्यता जैसी कोई चीज है, तो वो और ज्यादा उत्सुकता से ये देखता है कि अब मुझे जानना है कि प्रकृति क्या है और उसकी वो जो 3 गुण हैं वो क्या है। उसके बाद मन और उसके बाद अहंकार, ये तत्व विकसित होते हैं। तो मन विकसित होने से क्या होता है कि विचार आने लगते हैं, पुरुष के अंदर भी विचार आने लगते हैं जो कि निर्गुण था। और अहंकार का मतलब है कि उसके अंदर भी सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होने लग जाता है कि मैं ढूंढूंगा इस प्रकृति को, मैं जानूंगा इस प्रकृति को। इन 3 तत्वों के साथ ही साथ फिर अन्य जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है या 5 जो द्रव्य हैं वो द्रव्य विकसित होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये पंच महाभूत या 5 द्रव्य कहे जाते हैं, या इन्हें वृहद तत्व भी कहा जाता है जिनकी संख्या हो गई 5। उसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्व भी विकसित होते हैं जिनमें आता है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो ये कुछ सब्टल एलिमेंट्स भी विकसित होते हैं प्रकृति से, और जिनकी फीलिंग कर रहा है पुरुष। तो जब ये शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श विकसित हो जाते हैं तो पुरुष को और प्रकृति की वो 3 त्रिगुणात्मक प्रवृत्तियां महसूस होने लगती हैं, और यहाँ से फिर उदय होने लगता है सृष्टि का, संसार का और जीव का। इसके बाद ज्ञानेंद्रियां दे दी जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं जो कि 5 ही हैं, और उसके बाद कर्मेंद्रियां,
इनका भी विकास होता है, जो कि 5 हैं। तो इस तरीके से ये 23 अन्य विकृतियां विकसित हो जाती हैं प्रकृति की, और 2 मूल तत्व, तो कुल मिलाकर 25 तत्व सांख्य दर्शन ने बताए हैं, जिनके आधार पर इस सृष्टि का उद्भव हुआ है। और इस पूरे चर्चा को, इस पूरी परिचर्चा को, डिस्कशन को हम सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा की। तो ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें सांख्य दर्शन की, तो ज्ञान, जैसा कि सांख्य का एक अर्थ है ही विवेक ज्ञान, तो सांख्य ने विवेक ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया है। और विवेक ज्ञान का मतलब है प्रकृति और पुरुष के बीच के भेद का ज्ञान प्राप्त होना। तो व्यक्ति को ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रकृति एक अलग तत्व है, पुरुष एक अलग तत्व है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। पुरुष जो है वो निर्गुणात्मक है, यानी कि जो सांसारिक कचड़े हैं इनमें पड़ने के लिए पुरुष नहीं है। और ये मुक्ति की अवस्था है, ये मुक्ति इस ज्ञान से ही संभव है। इसलिए इस ज्ञान को सांख्य ने विवेक ज्ञान कहा है। और इस विवेक ज्ञान के लिए जरूरी है कि इन एक तो जो सत्य रज और तम है, इनके संतुलन को समझा जाए। और एक जो हमारे आंतरिक उपकरण होते हैं और जो बाह्य उपकरण होते हैं, इनको मैं भी बता देता हूँ। जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इन्हें ज्ञान प्राप्ति का बाह्य उपकरण भी माना जाता है। वहीं जो मन, बुद्धि और अहंकार है, इन्हें ज्ञान प्राप्ति का आंतरिक उपकरण कहा जाता है। तो जो जीव है जिसके अंदर ये टेंडेंसीज हैं, वो अपनी बुद्धि, मन और अहंकार को एक सही और समुचित और बैलेंस स्थिति में ले जाकर के इस विवेक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जो बुद्धि, मन और अहंकार है, ये आंतरिक और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों को बाह्य उपकरण सांख्य दर्शन में बताया है। इसके बाद जैसा कि हर दर्शन व्यक्ति को बताता है कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, तो इसे किसी भी दर्शन की आचार मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी कहते हैं। और सांख्य दर्शन की अगर आचार मीमांसा की हम बात करें, तो सांख्य दर्शन ने भी अन्य सभी दर्शनों की तरह आत्मानुभूति को, सेल्फ रियलाइजेशन को, जो ज्यादातर भारतीय आस्तिक दर्शन है वो आत्मानुभूति की बात करते हैं, तो यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है पुरुष और प्रकृति के बीच के ज्ञान को समझ लेना। यही वो अवस्था है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही वो अवस्था है जो मुक्ति, मोक्ष यानी लिबरेशन से जिसको डिनोट करते हैं। और इसके लिए नैतिक आचरण बहुत जरूरी है। तो जीव को, प्राणी मात्र को नैतिक आचरण पर बल देना चाहिए। और इसके लिए योग की जो अष्टांगिक मार्ग है, योग साधन मार्ग जिन्हें कहा जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि तक जाकर के प्राणी इस प्रकृति और पुरुष के बीच के ज्ञान को समझ सकता है और मुक्ति तक, मोक्ष तक पहुंच सकता है। सो दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी। और इसके साथ ही, क्योंकि हम डिस्कशन करते हैं कि सांख्य फिलॉसफी इन एजुकेशन, यानी अगर पूरी एजुकेशन प्रणाली सांख्य दर्शन के अनुसार विकसित की जाए तो वो कैसी होगी। तो सांख्य दर्शन क्योंकि पहले ही कह रहा है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान है प्रकृति पुरुष के बीच के भेद को समझ लेना, जिसे कहते हैं विवेक ज्ञान। तो शिक्षा को भी एक ऐसी प्रक्रिया ही मानता है जो विवेक ज्ञान प्रदान कराती है। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया, इसलिए इसी प्रक्रिया को शिक्षा या विद्या कहा गया है, जो हमें विवेक ज्ञान प्राप्त कराए, या जो हमें मुक्ति तक ले जाए, या जो हमें मुक्ति तक ले जाए। तो ये शिक्षा का कॉन्सेप्ट है सांख्य दर्शन के अनुसार। अब क्योंकि शिक्षा के कॉन्सेप्ट का, शिक्षा के अर्थ का विवेचन कर दिया सांख्य ने, तो अब उद्देश्यों की बात आती है कि सांख्य दर्शन क्या उद्देश्य शिक्षा प्रणाली से प्राप्त कराना चाहिए। तो इन उद्देश्यों को भी हम साधन उद्देश्य और साध्य उद्देश्यों में बांट सकते हैं। साध्य उद्देश्य तो बेसिकली क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन। और साधन उद्देश्य हैं जो इस साध्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। जैसे हमारा जो बुद्धि तत्व है,
प्रकृति के अंदर जो विकृति उत्पन्न हुई थी पहली, वो है बुद्धि। तो बुद्धि तत्व का जो विकास होना है उसे हम कह सकते हैं बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास की जरूरत है। मन का विकास होना जैसे माना जाता है मानसिक विकास, ऐसे ही हमारी फीलिंग साइड का यानी अहम का विकास होना, जैसे हम कह सकते हैं भावात्मक विकास या नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है, वो साधन उद्देश्य हैं। तो इन साधन उद्देश्यों को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है या समुचित उपयोग करना सीख जाता है तो व्यक्ति अपने साध्य उद्देश्य यानी लिबरेशन, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, अल्टीमेट एम की तरफ चलता है। तो ये सांख्य के उद्देश्य कहे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सांख्य दर्शन और पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में सांख्य दर्शन बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बात को रखता है, विवेचन करता है। तो सांख्य दर्शन जैसे कि साइकोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, जैसे इन्फेंसी है, तो बालक जब इन्फेंसी अवस्था में होता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास होना बहुत जरूरी होता है, जिसे शारीरिक विकास, जिसे हम शारीरिक विकास कह सकते हैं। तो शारीरिक विकास पर बल देना बहुत जरूरी होता है इन्फेंसी में। वहीं जब बालक और बड़ा होता है, चाइल्डहुड की तरफ जाता है, बाल्यावस्था में आता है, तो बालक के अंदर बुद्धि का, बालक के अंदर मन का विकास होता है। तो जो बौद्धिक और मानसिक विकास है, तो उसको ऐसे में क्या पाठ्यक्रम देना चाहिए? जो विषय ज्ञान है, जो विषय नॉलेज है, उससे जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान है, उनको उन प्रतियों का उसको स्टडी कराना चाहिए। जबकि इन्फेंसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इन्फेंसी के अंदर बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए, उसे खेल कूद के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। जब बालक किशोरावस्था में आता है, एडोलसेंस में आता है, तो उसके अंदर अहम तत्व का विकास होता है, यानी कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जागृत होता है। तो उस समय की जो स्टेज है किशोरावस्था में, बालक को धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, इन जैसी चीजों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम है। और अगर शिक्षण विधियों की बात की जाए तो शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान, संवाद विधि तो हैं ही, साथ ही साथ जो आंतरिक और बाह्य उपकरण हैं, इनके समुचित प्रयोग पर बल देता है। ज्ञानेंद्रियों का सही प्रयोग और कर्मेंद्रियों का सही प्रयोग, बुद्धि, मन और अहंकार को साधते हुए चलाने वाले टीचिंग मेथड्स होने चाहिए सांख्य के अनुसार। अगर शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक को विवेक ज्ञानी होना चाहिए। सांख्य दर्शन कहता है कि शिक्षक के अंदर प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को पहचानने की समझ विकसित होनी चाहिए। उसे ये विचारना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग तत्व हैं, पुरुष निर्गुण तत्व, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। उस त्रिगुण से बचने की कोशिश करना है, त्रिगुण तक से बचने को प्राप्त कर लेना ही आत्मानुभूति या मुक्ति या मोक्ष है। तो ये एक शिक्षक का कॉन्सेप्ट हो सकता है सांख्य दर्शन के अनुसार। एक विद्यार्थी के बारे में यही कहता है कि सांख्य दर्शन की विद्यार्थी को ज्ञान के पास, ज्ञान की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, नैतिक आचरण करने वाला होना चाहिए, अपने गुरु में श्रद्धा रखे और प्रकृति पुरुष के भेद को जानने के लिए तत्पर रहे एक विद्यार्थी के लिए। और अनुशासन, एक सेल्फ अनुशासन का प्रत्यय देता है, स्वयं अनुशासन, अपनी आत्मा को जानते हुए सदकर्मों में रहने का अनुशासन देने की बात। और क्योंकि ये प्रकृति को मानता है, प्रकृति को एक मूल तत्व मानता है, तो प्रकृति के प्रांगण में विद्यालय होने की बात करता है। तो ये फंडामेंटल ऑफ सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के अनुसार किस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा की होगी, हमने उसका अध्ययन किया। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप लिखिएगा और हम दूसरे लेक्चर में फिर मिलते हैं। सो